वो कोई साधारण गुरु नहीं थे, साक्षात एक क्रांति विचारों की, एक क्रांति मौन की, एक क्रांति साधना की और एक क्रांति ध्यान की। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहां हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, लोगों से लेना देना भी क्या है। उन्हें एक बार यदि कोई सुन ले तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जीवन और मृत्यु का रहस्य, मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन ये तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे। तुम न तो पहले कभी मरे हो, न अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं हो, कोई और है। अक्सर डट करके वो पाखंड का, अंधविश्वास का खंडन करते थे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जन्मता है और मरता है, उसी तरह प्रत्येक विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास विश्वास की लाश है जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया। आज हम उसी चेतना के बारे में, आज हम उसी पुरुष के बारे में जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ओशो की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने से पहले एक बार हम समझ लें कि इनकी जो बर्थ डिटेल क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं बर्थ डिटेल के बारे में। 11 दिसंबर 1931 और 5:45 के ऊपर इनका जन्म हुआ। शाम का समय है, सायंकाल का। कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अच्छा, ये मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, ये हमने इंटरनेट से बर्थ डिटेल ली है। जैसी बर्थ डिटेल ली है उसी के आधार पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है। आइए, मैं आज ज़्यादा देर ना करता हुआ आपको सीधा बर्थ चार्ट के ऊपर लेकर के जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम D1 चार्ट का विश्लेषण करेंगे ओशो का। ओशो का वृष लगन है और वृष लगन में लगन का स्वामी शुक्र हो जाते हैं। शुक्र अष्टम भाव में बने हुए हैं। देखो, समझने का तरीका समझिएगा। लगन का स्वामी, यहाँ मैं लगन भी लिख देता हूँ, वृष लगन, वृष का स्वामी शुक्र हो गए। शुक्र 8वें भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, हमने अभी एक वीडियो बनाया है, लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो तो क्या होता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी डिटेलिंग समझाई गई है। यहाँ पर हमने देखा कि लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है, पर अष्टम के साथ बुध भी बैठा हुआ है, शनि भी बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। एक साथ 5 ग्रह जो हैं अष्टम भाव में हैं, 8th हाउस में है। ज्योतिष का एक सूत्र, जिस भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाए वो भाव बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। दिया ना बड़ा प्यारा सा सूत्र। इस सूत्र के हिसाब से 5 ग्रह एक साथ अष्टम भाव में है और 8वां भाव जो होता है वो अकल्टिज्म का होता है, मेडिटेशन का होता है, मंत्र, तंत्र, ध्यान, और साथ के अंदर आपको समझना होगा जितनी भी जादू से संबंधित चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत, मृत्यु के रहस्य, और सबसे बड़ी बात दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, रिसर्च, किसी भी विषय की गहराई के अंदर तक जाना, गहराई से जांच पड़ताल करना, ये अष्टम भाव का विषय है। और आप सभी जानते हैं कि लग्नेश के अष्टम में जाने से, और लग्नेश केवल अष्टम में ही नहीं गया बल्कि 8वां भाव वहाँ पर हैवी भी हो गया 5 ग्रहों के बैठने की वजह से। जब भी जीवन में कोई हाउस बहुत हैवी हो जाए कुंडली के अंदर, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको प्रयास करना चाहिए अपना कैरियर,
अपना काम धंधा, अपना जीवन यापन करने के लिए आपको उस हाउस से संबंधित ही रोजगार को अपनाना चाहिए या उससे संबंधित काम करना चाहिए। अब ओशो का देखो कितना बढ़िया भाग्य रहा, लग्नेश अष्टम में गया तो सीधा उन्होंने अकल्टिज्म के ऊपर बात करना शुरू किया, ध्यान के ऊपर बात करना शुरू किया, ध्यान कैसे किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक को छुआ जो उनकी खुद की रिसर्च थी, वो कमाल की रिसर्च थी। जो भी वो अपनी रिसर्च के विषय में जो तर्क प्रस्तुत करते थे उनको काटना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता था। वो कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि गुरुजी सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जब भी इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका विश्लेषण कैसे करें, हम कैसे समझें कि अष्टम भाव में किस ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बहुत आसान है, चलो आज ये भी सूत्र सिखा देते हैं आपको। जब भी 2 या 2 से अधिक ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो एक टर्म होती है ग्रह युद्ध। आप इसका सहारा लीजिएगा। ग्रह युद्ध एक समझने का एक तरीका है कि इन पांचों में से अगर आपस में कोई युद्ध का मतलब ये देखना कि कौन सबसे ज़्यादा बली है। पर इसमें नियम क्या है, ग्रह युद्ध में राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा, ये 4 ग्रह पार्टिसिपेट नहीं करा करते। तो आप देखें कि चंद्रमा यहाँ अष्टम में बैठा हुआ है, तो इसको हटा दो तो कौन से 4 ग्रह बच गए, शनि बच गया, बुध बच गया, शुक्र बच गया, मंगल बच गया। इन 4 ग्रहों का ग्रह युद्ध है और इसमें से आपने ग्रह युद्ध का फैसला करने के लिए इन ग्रहों की डिग्री पढ़ जाइए। यहाँ डिग्री वैसे मेंशन नहीं है पर लिखने का प्रयास किया है। मंगल 8 डिग्री के हैं, बुध 13 डिग्री के हैं, शनि 28 डिग्री के हैं और शुक्र 19 डिग्री के हैं। आपने हर ग्रह की डिग्री को देख लिया। जो इन 4 ग्रहों में से सबसे कम डिग्री का ग्रह होगा वो ग्रह युद्ध में जीता हुआ ग्रह माना जाएगा। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनना। जो इन 4 में सबसे कम डिग्री का होगा। अब सबसे कम कौन सा है, 8 डिग्री का सिर्फ मंगल है। तो हम ये कहेंगे कि मंगल जो है अष्टम भाव में ग्रह युद्ध में जीता हुआ ग्रह है। ये इसी प्रकार से हो गया कि मान लो एक कमरा है, एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं और पांचों आपस में कहते हैं कि यार हम में से एक व्यक्ति बॉस होना चाहिए, कि उस बॉस के हिसाब से ही कमरे के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। तो एक बॉस का सिलेक्शन कैसे हो, तो बस ये समझ लीजिए बॉस का सिलेक्शन करने का ग्रहों में तरीका यही है। यानी इस भाव के जो निर्णय होंगे उसमें सबसे ज़्यादा मंगल ग्रह की मानी जाएगी, मंगल ग्रह का असर देखा जाएगा। जब हमने इस बात को देखा तो क्या पाया कि मंगल जो है काफ़ी प्रभावशाली यहाँ पर साबित हो रहा। इसलिए बड़े नीडर थे, बड़े दबंग थे। वैसे तो अष्टम भाव का मंगल अच्छा नहीं माना जाता, कहते हैं मनोबल और देहबल दोनों को कमज़ोर बना देता है। पर ज्योतिष में केवल प्लेसमेंट से ही गुजारा नहीं चलता, बल्कि ये भी देखा जाता है ग्रह को बल कितना मिला है, ग्रह को शक्ति कितनी प्राप्त हुई है। शक्ति देखने के लिए हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई मंगल जो अष्टम में यहाँ बॉस बना हुआ है, क्या वो नवमांश कुंडली में भी बॉस है। मीन्स उसने ऐसा तो नहीं किया कि मंगल नवमांश कुंडली में जाके कमज़ोर हो गया। अगर नवमांश कुंडली में जाके मंगल कमज़ोर हो जाता है तो मंगल को कमज़ोर ही माना जाए। अब यहाँ इनकी नवमांश कुंडली को अगर आप ध्यान से देखें, कन्या लगन की कुंडली है और मंगल
दसम भाव में बैठा है। आप सभी जानते हैं दसम भाव का मंगल मजबूत माना जाता है, स्ट्रॉन्ग मंगल माना जाता है, और वैसे भी केंद्र है, बहुत उत्तम हो गया। तो मंगल ने जो यहाँ पर पावर गेन की हुई थी वो यहाँ पर भी गेन कर रखी है, अर्थात मंगल बहुत पावरफुल है। इसलिए इनके अंदर एक दबंगता थी, एक जिसको कहते हैं फाइट करने की कैपेसिटी, एक जूझने की ताकत। किसी के सामने जल्दी से झुकते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे, झुकना स्वीकार नहीं करते थे। ये चीज़ मंगल ने इन्हें प्रदान की। यही कारण है कोई व्यक्ति इनके सामने कितने बड़े से बड़ा हो, अपने आप में बड़ा से बड़ा संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, इन्होंने हर किसी की नेगेटिव पॉइंट का, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बात का खंडन किया। इन्होंने हर किसी के लिए अपने विचार खुल कर के प्रकट करे। बिना मंगल के बलाबल के कोई व्यक्ति अपने विचार भी खुल कर के प्रकट नहीं कर सकता। वैसे तो लगन का स्वामी शुक्र है, यानी कि शुक्र पर मंगल का प्रभाव, या ये भी कह सकते हो लगन पर मंगल का प्रभाव आ गया। अब थोड़ा सा शनि के बारे में भी चर्चा कर लें। शनि 8वें भाव में ठीक माना जाता है, अक्सर खराब नहीं माना जाता। और शनि अगर आप D9 चार्ट में देखें तो ये धनु राशि के अंदर आ गया और चतुर्थ भाव में आ गया, गेन केंद्र स्थान में आ गया। तो शनि भी बली है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए एक और सूत्र, जब भी कोई ग्रह जो D1 चार्ट के अंदर जिस राशि में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, जो भी ग्रह आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि धनु राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और ये D9 में भी धनु राशि में बैठे हैं। जो ग्रह D1 में जिस राशि में बैठा है, अगर वह D9 में भी उसी राशि में बैठ जाता है, इस स्थिति को बोलते हैं वर्गोत्तम। तो हम कहेंगे शनि ग्रह इनकी जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम है। शनि बहुत मेटलिस्टिक प्लैनेट है, इसलिए वो अक्सर कहते थे मैं गरीबों का गुरु नहीं हूँ, मैं तो अमीरों का गुरु हूँ। और वो सीधी सीधी बात कहते थे, भाई गरीबों को धर्म से क्या लेना देना, यह विषय तो अमीरों का है, जिनके पेट भरे हुए हैं उनके लिए ही धर्म का विषय है। खैर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओशो ऐसा मानते थे। ये आप लोग सोचिए ठीक है गलत है, ये आपका विषय है, मेरा नहीं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि शनि ग्रह जब बहुत बली हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तो मेटेलिस्टिक सुख में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ते। पर ओशो फेमस किस बारे में थे? उन्होंने टॉपिक को तो हर एक को टच किया, पर जो सबसे ज़्यादा विख्यात, प्रख्यात और विवादास्पद जो उनका मामला था, वो था जब उन्होंने सेक्स का टॉपिक छेड़ा, और जो महिलाओं संबंधी, सेक्सुअल संबंधी, इच्छाओं संबंधी जब उन्होंने बात करी तो वो विवादित हो गए। ये विषय शुक्र का विषय है। वैसे भी अष्टम भाव का शुक्र जो होता है, इसे मैं बोलता हूँ जब भी शुक्र प्रेम का, रोमांस का, इन इच्छाओं का, प्रेम की इच्छाओं का, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ग्रह है। जब ये 8वें भाव में होता है तो व्यक्ति को गुप्त ज्ञान, इस प्रकार का गुप्त ज्ञान का मतलब ये होता है कि उनको सेक्स संबंधी गुप्त नॉलेज बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, या आप ये भी कह सकते हो इनके दिमाग के अंदर, मतलब इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी रहती है शुक्र से संबंधित। अब यहाँ पर शुक्र जो है राहु के साथ बैठा है, देखो मामला कैसे घूमता है। आपके सामने ही जो है सारी चीज़ें जो है एकदम बदलती हुई दिखाई देंगी आपको। शुक्र जो है नीच राशि में बैठा है, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, ऊपर से राहु के साथ। इसलिए उन्होंने जो रिलेशनशिप से संबंधित बातें कहीं, सेक्स से संबंधित जो बातें करी,
उन बातों ने काफ़ी हद तक विवाद पैदा हो गया और बहुत से लोग उनसे घृणा करने लग गए। बहुत सारे लोगों ने उनका तिरस्कार या आप कह सकते हैं उनसे संबंध विच्छेद कर लिए। उनको लगा यार ये कोई साक्षात कोई सेक्स गुरु आ गया है, ये काहे का संत, ये काहे का महात्मा, ये धर्म की बातें करता करता, सनातन की बातें करता करता अचानक सेक्स की बातें करने लग गया है। उनकी एक पुस्तक है संभोग से समाधि की तरफ। इस पुस्तक ने तो सबसे बड़ा विवाद पैदा कर दिया और मैं ये कहूँगा वो विवाद तो था पर उनको प्रख्यात भी शायद उसी बुक के माध्यम से हुआ। वैसे तो उन्होंने इतने प्रवचन कहे और लगभग 400 से ज़्यादा पुस्तकें उनके प्रवचनों के आधार पर लिखी गई, पर एक पुस्तक, इसी पुस्तक का नाम सबसे ज़्यादा आ गया। तो वो विषय क्या था? सेक्स, जो कि शुक्र का और राहु का एक विषय है। चाहे वो नाजायज़ संबंधों की बातें हों, अनैतिक संबंधों की बातें हों, किसी भी तरह की, उन्होंने अपने विचार इस विषय पर खुल करके प्रकट किए और जिसके कारण उनका विरोध हुआ। खैर चलो, ये बात तो आ गई शुक्र ग्रह से। अब हम एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझनी होगी। इनकी जन्म पत्रिका में गुरु जो हैं वो उच्च के हैं, गुरु ग्रह जो हैं वो उच्च के हैं। आप देख रहे हैं गुरु जब भी उच्च स्थिति में होते हैं, गुरु ज्ञान के, अध्यात्म के सबसे बड़े ग्रह हैं। पर तीसरे भाव में गुरु का ये जो स्थान माना जाता है ये मरणासन स्थान माना जाता है। पर जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह इस स्थिति से उभरा हुआ होता है, इतना कमज़ोर नहीं होता। फिर भी आप नवमांशा का साथ ले लो, अगर आपको कभी भी लगे कि कोई ग्रह का विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पा रहे, निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप नवमांश में चले जाया करो। नवमांश में देख रहे हैं तो गुरु मीन राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि गुरु की अपनी उच्च राशि है, मीन राशि गुरु की स्वयं की राशि है। यहाँ पर केतु भी साथ में बैठ गया। जी हाँ, ये गूढ़ ज्ञान का एक योग है, बहुत ज्ञान की गहराई तक, बाल की खाल निकालने तक, मतलब ज्ञानी भी बहुत गहरे, जिसको ओशो ने कहा है गहरे पानी बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता है, वो वाला ज्ञान इनके साथ जुड़ा हुआ। राहु को अगर आप देखें तो मीन राशि के राहु हैं और यहाँ पर कन्या राशि के राहु हैं। मीन राशि और कन्या राशि, मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहु को देखा कैसे जाता है। अगर राहु को अगर हम राशि तुल्य नवमांश, नवमांश तुल्य राशि वाले सूत्र को लगाते हैं तो ये पंचम भाव में राहु की स्थिति बन करके आ जाती है, पांचवें का राहु। ये भी बड़ा अच्छा होता है, इंसान को या तो बड़ा सम्मान दिला देता है या कभी कभी अपमान भी बहुत बड़ा स्तर का दिला देता है। खैर चलो, सूर्य का अष्टम भाव में होना, सूर्य का सप्तम भाव में होना, ये सप्तम भाव विवाह का भाव है। और हमने एक वीडियो बनाया था स्त्री श्राप, स्त्री श्राप। जी हाँ, ओशो की जन्म पत्रिका में भी स्त्री श्राप था। ये स्त्री श्राप का वीडियो आप बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, 4 से 5 वीडियो हैं हमारे जो उसमें बड़ी डिटेलिंग की गई है। इसीलिए इनको गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिला, पर ये स्पष्ट रूप से कहते थे बेशक मैंने विवाह नहीं किया पर मैं कुंवारा भी नहीं हूँ। खैर, हमने इन सब ग्रहों को देखा, समझा और इनके ग्रहों की शक्ति को समझने का प्रयास किया। यहाँ पर सभी ग्रहों को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया और ओशो की जन्म पत्रिका का इस प्रकार से हम लोगों ने विश्लेषण किया। निश्चित रूप से आपने आज कई नए सूत्र सीखे होंगे ओशो की कुंडली के माध्यम से। हमारा उद्देश्य
ओशो के जीवन चरित्र के बारे में पूरा डिटेलिंग करना नहीं था, अपितु हमारा केवल उद्देश्य इतना था कि उनकी जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ ज्योतिष के योगों पर चर्चा कर ली जाए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर हमें बताएं, और ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।